सब लोग अपनी रूटीन पर वापस आ चुके थे। कल की मुश्किल रात अब गुजर चुकी थी। रायान साहब और फारूक लंदन चले गए थे और आज की फ़्लाइट से सादिया बेगम और सुलेमान साहब को लेकर वापस आने वाले थे। हसन नहीं आ रहा था क्योंकि उसे वहाँ का कारोबार संभालना था। अनाया फिर से अपने खोल में वापस आ चुकी थी। वो अब किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी सिवाय हानि लोगों के, और आज वो सब यूनिवर्सिटी गई हुई थी। हवेली में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी क्योंकि आज हवेली का सबसे चहीता बेटा 10 सालों के बाद वापस आ रहा था। हवेली में वेलकम की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर थीं। सारी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हाय अनाया, कैसी हो? सैफ ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? अनाया मसरूफ़ अंदाज में कुछ लिखते हुए बोली। वैसे एक बात बताओ, तुम लंदन में पढ़ रही थी और अचानक आखिरी सेमेस्टर में यहाँ माइग्रेशन करवाई, ऐसा क्यों? सैफ ने उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर सवालिया अंदाज में पूछा। सैफ एक गरीब घर का बिगड़ा हुआ आवारा लड़का था जो खूबसूरत और अमीर लड़कियों को प्यार के जाल में फांसता, फिर उन्हें अपने घर से भगा कर ले जाता और बेच देता। यही उसका पेशा था। आजकल उसकी नज़र अनाया पर थी, इसलिए वो उसके साथ दोस्ती के चक्रों में था। हाँ, बस तुम तो जानते हो, अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ। लंदन की लाइफ का तो पता ही है। क्लब में जाना, घर लेट वापस आना, पार्टीज़ करना, सिगरेट पीना, इन सब से ज़्यादा मेरे डैड बहुत तंग थे। इसलिए उन्होंने मुझे वापस इस बोरिंग पाकिस्तान में भेज दिया और अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। अनाया ने पेंसिल को साइड पर रखते हुए उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। सैफ इस तरह की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली ऐसी लड़की देखी थी जो पहली ही मुलाकात में अपने बारे में इतना खुलकर ऐसा कुछ बता रही थी। दिल ही दिल में खुश था कि यह टारगेट तो बहुत ज़्यादा आसान था। क्या यार, मेरे होते हुए तुम बोर कैसे हो सकती हो? मुझसे दोस्ती कर लो। सैफ ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। ओके दोस्त, अनाया ने हंसते हुए सैफ से हाथ मिला लिया। बाहर जाती हुई जूनिया ने अनाया का सैफ से हाथ मिलाना और मुस्कुराना हैरानगी से देखा और आगे बढ़ गई। जूनिया फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, इसलिए अनाया और उसका डिपार्टमेंट एक ही था। अच्छा चलो अनाया, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, कल मुलाकात होगी। सैफ इतना कहकर बाहर निकल गया। बेवकूफ़, इसे लगता है ये मुझ तक पहुँच गया है, मैं इस तक पहुँच गई हूँ। तुम्हें मुझ तक पहुँचने में वक्त लगेगा क्योंकि मैंने तुम्हें अपने तक पहुँचने दिया। तुम मुझ तक पहुँचे क्योंकि मैंने तुम्हें अपने तक पहुंचने दिया। अब मैं अपनी माँ के कत्ल का बदला लूँगी। मैं मेरी माँ की एक एक चीख का बदला लूँगी। अब मैं बहुत आसानी से उस कातिल तक पहुंच जाऊँगी, अनाया ने अपने दिल में सोचते हुए कहा। उस वक्त उसकी आंखें लाल हो रही थीं। हैदर बॉस का फ़ोन आया था। लड़कियों की डील अगले हफ्ते हो रही है, तुम उनसे मिलो। तानिया हैदर के साथ कॉरिडोर में बैठी हुई थी। हैदर ने तानिया को बताया हुआ था कि वो भी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है। लड़कियों की किडनैपिंग का काम अपनी शौकिया तौर पर करता है। इब्ने ज़ियाद काफ़ी कुछ जान चुका था। हिदायत, तो एक बार बॉस से मिल ले, वो तुम्हें पसंद कर लें और तुम्हें काम पर रख लें, फिर हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे, फिर हम भी बाद में शादी कर लेंगे। तानिया ने हैदर के कंधे पर सर रख देते हुए कहा। मेरी जान, क्यों नहीं, ज़रूर शादी करेंगे, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। हैदर तानिया से झूठे वादे कर रहा था और वो खुश था कि मिशन की तरफ वो एक कदम रख चुका है और अब वो बहुत जल्द उस गैंग तक पहुंच जाएंगे। दूसरी साइड पर हानी अपनी दोस्त रुबीना के साथ आ रही थी और उसने हैदर को तानिया के साथ इस तरह चिपके हुए देखा तो मारे गुस्से से उसका बुरा हाल था। हानी गुस्से से पैर पटकती हुई डोर की दूसरी तरफ आ गई। रुबीना हानी हानी करते रह गई। उफ, हानी की बच्ची, क्या हुआ, क्यों भागी वहाँ से? मारने का दिल कर रहा है मेरा, रुबीना ने हानी के पास घास पर बैठते हुए कहा। तो क्या है, थोड़ी पतली हो जाओगी मोटी? हानी गुस्से से रुबीना के मोटापे पर तंज करते हुए बोली। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम वहाँ से इतने गुस्से में क्यों भागी? जूनिया ने हैरानगी से उसके भागने की वजह पूछी। वहाँ पर मैंने उस तानिया को हैदर के साथ देख लिया था, हानी ने गुस्से से रुबीना से बर्गर लेते हुए कहा। तो वहाँ से उस तानिया की वजह से गुस्से से लाल पीली होती हुई आई हो? जूनिया ने उसकी तरफ देखकर सवाल किया। हाँ, हानी ने बिना वक्त लगाए जवाब दिया। नहीं मैडम, तुम वहाँ से इसलिए भागी क्योंकि तुमने हैदर को तानिया के साथ देखा और तुम्हें जलन हुई। ओह माय गॉड, हानी की बच्ची, कहीं तुम हैदर से प्यार तो नहीं करने लग गई?
जूनिया ने एक्साइटमेंट से पूछा, तू पागल है? मैं प्यार और उस हैदर के बच्चे से? वो मेरा हवेली में सबसे बड़ा दुश्मन है और तू बोल रही है प्यार? पागल है तू। हानि ने उसकी बात की नफ़ी करते हुए कहा, अरे पागल, इस नफ़रत से ही तो प्यार की शुरुआत होती है, यहीं से ही तो इश्क की इंतहा का आगाज़ होता है, और तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मानो या ना मानो। रूबीना ने शरारती अंदाज में कहा, दफ़ा हो जा रही हूँ मैं लेक्चर लेने, तू यहाँ मेरे प्यार को फेस कर अपने ख्यालों में। हानि ने उसे धक्का देते हुए कहा और उठ गई। वो इस कन्वर्सेशन से बचना चाहती थी। पीछे जूनिया उसे रोकती रही, मगर वो क्लास में दाखिल हो गई। रायान साहब और फारूक साहब का लंदन आने का सिर्फ हसन को पता था, उसने किसी को नहीं बताया था। रायान साहब ने मना किया था सुलेमान साहब को सरप्राइज़ देने के लिए। सुलेमान साहब घर वापस आ चुके थे। जैसे ही वो हसन विला में दाखिल हुए, हसन उनको बाहर ही मिल गया और उनको लेकर सुलेमान साहब के कमरे में चला गया। सादिया बेगम सुलेमान साहब को नाश्ता करवा रही थी। वो बेड पर लेटे हुए थे। तभी उनको एक आवाज़ आई, सुलेमान। रायान साहब ने भीगी हुई आवाज़ में कहा। सुलेमान ने इस आवाज़ पर अपना सर ऊपर किया तो रायान साहब को देखकर दंग रह गए। भाई साहब, जज्बात से भीगी हुई आवाज़ में पुकारा और बेड से उठना चाहा। अरे मेरे भाई, लेटे रहो। फारूक साहब ने आगे बढ़कर सुलेमान को बिठाया और गले से लगाकर रोने लगे। सादिया बेगम बाहर आ गईं। हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। रायान साहब ने भी पीछे से उन दोनों को गले से लगाकर कहा, आप लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अब्बा जी ने आने दिया? उन्होंने रोका नहीं आप दोनों को? सुलेमान साहब उनसे अलहदा होते हुए पूछने लगे। अरे मेरे भाई, हम तुम्हें वापस पाकिस्तान ले जाने आए हैं और इसकी इजाज़त अब्बा जी ने खुद दी है। रायान साहब ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या आप लोग लेने आए हैं? क्या आप लोग लेने आए हैं, और वो भी अब्बा जी की इजाज़त से मुझे? सुलेमान साहब ने हैरानगी से दोनों की तरफ देखा। हाँ, जब से हसन ने फ़ोन करके हवेली में तुम्हारी तबीयत के बारे में बताया, सब बहुत परेशान थे। सारी रात कोई नहीं सो पाया और सुबह होते ही हम दोनों ने टिकट बुक करवाई आज रात की, और आज सुबह हम तुम्हारे सामने हैं, और अब रात की फ़्लाइट से हम तुम्हें, भाभी और हसन को वापस पाकिस्तान ले जा रहे हैं, तुम्हारे असल घर में। रायान साहब ने सारी सूरत हाल बताई। फिर भाई साहब, इस हालत में सुलेमान साहब ने मना करना चाहा। हम आते हुए तुम्हारे डॉक्टर से परमिशन लेकर आए हैं, उसने सफ़र की इजाज़त दे दी है। फारूक साहब ने सुलेमान की बात दरमियान में ही काट दी। तीनों बैठे अपने माजी के हसीन यादों के बारे में बातें करने लगे और कमरे में कहूँ की आवाज़ें बाहर आने लगी। कमरे के बाहर खड़ी सादिया बेगम उन सब की बातें सुन रही थीं और गुस्से से पलटी और हसन के पास उसके कमरे में चली गई। तुम्हें किसने कहा था कि तुम हवेली में फ़ोन करो और इन्हें सुलेमान की हालत के बारे में बताओ? सादिया बेगम काफ़ी गुस्से में हसन पर चिल्लाने लगी। हसन जो कि टेबल पर बैठा अपना काम कर रहा था, सादिया बेगम की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर खड़ा हो गया। तो क्या हो गया मोम, वो सब डैड के अपने हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने रायान ताया जी को कॉल कर दी। हसन ने सादिया के इस अजीब सवाल का जवाब दिया। तुम पागल हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसे सुलेमान को लंदन लेकर आई थी, कैसे उसको उसके घर वालों से दूर किया, अब फिर उस बकवास पाकिस्तान में गांव की उस हवेली में जाना पड़ेगा। सादिया बेगम गुस्से से बोले जा रही थी। रात तक सुलेमान साहब ने अपनी और सादिया बेगम की पैकिंग करवा ली। हसन नहीं जा रहा था, वो यहाँ रहकर कारोबार संभालेगा। सब लोग 7 बजे एयरपोर्ट पर रवाना हो गए। 12 बजे तक वो पाकिस्तान में होंगे। 12 बजे तक वो लोग पाकिस्तान में होंगे। सादिया बेगम का मूड ख़राब था। वो सुलेमान साहब की हालत को देखते हुए वापस जाने से मना ना कर पाई। जान, अब मैं तुम्हारे इस शहर में आ चुका हूँ और अब तुम्हें मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम सिर्फ मेरी हो अनाया, बस कुछ दिन, फिर तुम मेरी बीवी बन जाओगी और हम यहाँ से दूर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। जलाल पाकिस्तान वापस आ चुका था और अब वो बालकनी में खड़ा अनाया की तस्वीर हाथ में लिए उससे बातें करने में मसरूफ़ था। बॉस, आपको राहत साईं से मिलाना है कल। उसका एक नौकर कमरे में आया और उसको कल का काम बताने लगा। मैंने तुम्हें इजाज़त दी जो तुम मेरे कमरे में बिना दरवाज़ा खटखटाए दाखिल हो गए। जलाल काफ़ी गुस्से में उस पर भड़क उठा। मुझे माफ़ कीजिएगा सर, नौकर मिनमिनाया। माफ़? मेरी ज़िंदगी में मुआफ़ी नाम का कोई लफ्ज़ ही नहीं, और तुम्हें जब मालिक के साथ रहने का तरीका नहीं आता तो तुम्हारी आज क्या, अभी से छुट्टी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जलाल गुस्से से चिल्ला रहा था और उसे जाने का बोल रहा था।
वो खामोशी से निकल गया। उसे पता था कि अगर कुछ बोला तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। ब्लडी गरीब, जलाल ने नखुवत से कहा और दोबारा तस्वीर देखने लगा। उस वक्त जवार के कमरे में अली और साद बैठे हुए थे। तुम दोनों बताओ, कोई अहम बात पता चली इस एक हफ्ते में? जवार ने दोनों की तरफ देख कर पूछा। जी भाई, बहुत कुछ पता चला, हैदर ने एक्साइटेड होकर बताना चाहा। चलो शुक्र है तुमने भी कुछ किया, बताना शुरू करो, जवार ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। अली हंसने लगा। भाई ऐसी भी बात नहीं जो मैं आप दोनों को बताऊंगा। इससे आप दोनों को गरूर होगा, अपने भाई पर फख्र होगा, और तुम अपने दांत अंदर करो, हैदर ने अली को कहा। बकवास बंद करो और बताओ, जवार ने मसनूई गुस्से में कहा। मैंने वहाँ एक लड़की तानिया से दोस्ती की। दोस्ती क्या समझ लीजिए, उसे प्यार के झूठे झांसे में फंसाया। लो जी, हम यहाँ तुम्हारी लव स्टोरी सुनने के लिए नहीं बैठे, असल बात बताओ, अली ने हैदर के कंधे पर हाथ मारकर कहा। देखो मैं बोल रहा हूँ अली, अब दरमियान में ना बोलना, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। हैदर ने गुस्से से साद को देखा। जस्ट शट अप गाइस, क्या हो गया है तुम दोनों को? पता नहीं तुम लोग इस मिशन को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो। और अब अली तुम्हारी आवाज़ ना आई और हैदर आगे बताना शुरू करो। जवार जो कब से उन दोनों की बकवास सुन रहा था, अब उकता कर बोल ही पड़ा। सॉरी भाई। अच्छा तो आगे ये हुआ कि मैंने उससे प्यार का नाटक किया। मुझे पता चला उसके फ़ोन से, जो कि मैंने पैक किया हुआ था, कि वो किसी गैंग में इन्वॉल्व है जो कि लड़कियां उठवाते हैं और तानिया इस काम में उनकी मदद करती है। वो भोली भाली और खूबसूरत लड़कियों को अपनी दोस्त बनाती है और फिर उन्हें लेकर कहीं घूमने जाती है और वहाँ से ये आदमी उन लड़कियों का किडनैप कर लेते हैं। ये सब जब से मुझे पता चला तो मैंने उसे ये बताया कि मैं भी इसी तरह का काम करता हूँ, पर मैं लड़कियाँ कोठे पर बेच देता हूँ और पैसे कमाता हूँ। हैदर अब नॉन स्टॉप शुरू हो चुका हुआ था और अब खुशी की बात यह है कि वो मुझ पर अंधा एतमाद करती है और अब उसका बॉस मुझसे मिलना चाहता है। अब आप बताओ कि मैं आगे क्या करूं? हैदर ने सारी बात जवार को बता दी। बहुत अच्छा, अब तुम वहां जाओगे और उसके बॉस से मिलोगे और जो भी बातें होंगी वो हम यहाँ सुनेंगे, इसलिए कि तुम्हें मैं ये वॉइस चिप दे रहा हूँ। ये तुम्हें कहीं भी छुपानी पड़ेगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा फ़ोन ले लेंगे। जवार ने हैदर की सारी बात सुनी और प्लान बना उसे अपनी कबड़ से एक चिप निकाल कर दे दी। हाँ अली, तुम बताओ, कुछ अहम खबर है? जवार ने अब अली की तरफ देखा जो कि अपनी ही सोचों में गुम था। हाँ मेरे पास एक अहम खबर ये है कि उस दिन जब अनाया की लड़ाई जुनेद के साथ हुई तो जुनेद बहुत गुस्से में था। मैंने उसकी बातें सुन ली जो वो अपने दोस्तों के साथ कर रहा था। वो बोल रहा था कि वो अनाया को किडनैप करके अपने बाप को देगा। अली ने जैसे ही बताना शुरू किया, जवार का गुस्से से बुरा हाल हो गया। मुझे ये बात अजीब लगी तो मैंने उसका पीछा किया, तो वो आपके साथ वाले गांव में रहता है और वो किसी राहत साईं का बेटा है, और अहम बात ये कि वो भी इन क्राइम्स में इन्वॉल्व है। अली ने अब तक की सारी बात बता दी। क्या तुमने अनाया को किडनैप करने वाली बात पहले क्यों नहीं बताई? जवार की आंखें गुस्से से लाल थीं और वो गुस्से से अली पर चिल्लाने लगा। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तू इतना गुस्सा करेगा। मैं पहले ही बताना चाहता था पर तू कहीं पर मसरूफ़ था। तू टेंशन ना ले, मैंने अनाया पर नज़र रखी हुई है। वो कहीं अकेली हो तो मैं आसपास ही होता हूँ। अली जवार का गुस्सा ठंडा करने लगा। जवार कमरे में यहाँ से वहाँ टहलता हुआ अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। जाओ तुम लोग, जवार ने बिना उनको देखे जाने का कहा तो हैदर अपनी जान बचाता हुआ निकल गया। एक बात बहुत अहम है, वो सुन ले, अली जवार को इतने गुस्से में देखकर बोला। बताओ, जवार ने बिना देखे कहा। यार वो बात यह है कि आज मैंने अनाया को सैफ नामी एक लड़के के साथ देखा। काफ़ी अच्छी दोस्ती लग रही थी तो मैंने सैफ का बायोडाटा निकाला। वो भी जुनेद का ही दोस्त है और उसी के गैंग का आदमी है। अली ने आज वाली बात बता दी जब उसने सैफ को छुट्टी के टाइम अनाया के साथ मुस्कुराकर बातें करते हुए देखा था। तू जा, और एक और बात, तू अनाया से उस बारे में कुछ नहीं बोलेगा, और दूसरी बात, अनाया नहीं भाभी बोला कर, जवार ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। तो अली उसका गुस्सा देखकर बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया। अनाया को पता था कि आज उसके डैड वापस आने वाले हैं। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो बिना किसी को कुछ बताए पिछले 2 घंटे से गांव की तरफ निकल गई। अभी भी वो कमलो के घर में बैठी उससे बातें कर रही थी। देखो कमलो, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम पढ़ी लिखी हो। यहाँ पर जिस स्कूल में तुम नौकरी करती थी वहाँ पर दोबारा नौकरी करो।
अनाया ने कमलों को समझाते हुए कहा, ना बेटा, अब ये बाहर नहीं निकल सकती। जो हुआ है इसके साथ अब तो हमारा भी लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। कमलों की माँ ने अंदर आकर अनाया को चाय पकड़ाते हुए कहा, ये क्या बात हुई आंटी, इस तरह घर में बैठकर भला जिया जाता है? और ऐसे मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं। मुंह तो उन घटिया लोगों को छुपाना चाहिए जो जुर्म के बाद भी खुले घूम रहे होते हैं। तुम अपने इस बच्चे के बारे में सोचो जो कितना मासूम है। इसका कल ख़राब ना करो और हिम्मत करके घर से बाहर निकलो। देखना, आज जो लोग तुम्हें बुरा भला बोल रहे हैं कल को ये तुम्हारी तारीफ़ें करेंगे। और मैं अनाया सुलेमान वादा करती हूँ कि तुम्हारे मुजरिमों को सज़ा दिलवा कर रहूँगी। फिर मिलूँगी। अनाया ने हाथ कमलों के हाथ पर रखकर बोला और बैग उठाकर बाहर निकल आई। जवार गुस्से में अनाया के कमरे की तरफ बढ़ा। अनाया को कमरे में ना पाकर वो नीचे आया। माँ जी, माँ जी, वो सलमा बेगम को आवाज़ देने लगा। क्या हुआ बेटा? सलमा बेगम जो कि किचन में काम कर रही थी जवार की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। माँ जी, अनाया कहाँ है? जवार ने पैंट में हाथ डालकर नॉर्मल अंदाज में पूछा। वो तो अपने कमरे में होगी। नहीं तो बाहर होगी, सलमा बेगम ने कहा। ओके। जवार ओके बोलकर बाहर निकला। अनाया बीबी को देखा है बाहर जाते हुए? जब उसे वो किसी जगह ना मिली तो उसने चौकीदार के पास आकर पूछा। जी साहब, करीब 2 घंटे पहले वो इस तरफ गई थी। मैंने बहुत रोका मगर वो जी रुकी नहीं, चौकीदार ने दाएं तरफ इशारा करते हुए बताया। अच्छा, गेट खोलो और किसी को कुछ मत बताना अनाया या मेरे बारे में, जवार ने सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए कहा। जवार अपनी जीप लेकर उसी तरफ निकल गया। करीब आधा घंटा इधर से उधर जीप दौड़ाने के बाद जब उसे अनाया रास्ते में चलती हुई नजर आई तो उसने जीप वहीं रोक दी। अनाया, जवार ने ज़ोर से आवाज़ दी। अनाया जो अपनी ही सोचों में गुम थी जवार की आवाज़ सुनकर रुक गई। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं? 2 घंटे हो गए तुम्हें हवेली से निकले और अब यहाँ क्या चहल पहल कर रही हो? बोलो। जवार ने अनाया को ज़ोर से बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया। छोड़ो, मैं जो कुछ मर्जी करूं, तुम्हें क्या है? और दूर रहा करो मुझसे। अनाया ने जवार को धक्का देते हुए गुस्से भरे लहजे में कहा। हाँ जी, मुझे क्या, मैं कौन सा कुछ लगता हूँ तुम्हारा? मुझे तो कोई हक नहीं तुमसे कुछ भी पूछने का। तुम्हारी लाइफ, जो मर्जी करो। हवेली वालों को किसी को तुम्हारी फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं। जवार अपने सर के बालों को भींचता हुआ अनाया पर चिल्ला रहा था। उसको छोड़ो। दूसरी बात, जब वो तुमने जुनेद को मारा था तब मैंने इतना कुछ नहीं बोला, पर अब मुझे ये पता चला है कि तुम उस सैफ नामी लड़के से दोस्तियाँ कर रही हो। जैसे ही जवार ने सैफ का नाम लिया अनाया का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, पर उसने दूसरे ही पल अपना संभाल लिया। मगर तब तक जवार ने उसे देख लिया था। और तुम ये जानती हो कि वो कितना घटिया इंसान है? जवार ने पूछा। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मेरा चक्कर चल रहा है उसके साथ? अनाया ने बात को घुमा दिया। देखो अनाया, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मत करो। बहुत खतरा है, मैं सब संभाल लूँगा। जवार ने अपने गुस्से को कंट्रोल में किया और आराम से बात करने की कोशिश की। ओह, तुम संभाल लोगे? बड़े आए संभालने वाले। कुछ करना होता ना तो अब तक कर चुके होते मिस्टर जवार शाह, अनाया ने तंजिया अंदाज में कहा। यकीन करो मुझ पर, मैं संभाल लूँगा। मुझे पता है तुम कुछ गलत नहीं कर रही। उसके साथ खुद से भी ज़्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। मुझे इश्क है तुमसे और इश्क में शक की गुंजाइश नहीं होती। जवार ने आगे बढ़कर अनाया का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और एक जज्ब के आलम में बोला। अनाया हक्का बक्का जवार को सुन रही थी और महसूस कर रही थी। अनाया, तभी जवार के चीखने की आवाज़ आई और साथ ही जवार ने अनाया को धक्का दिया और ठा करके गोली के चलने की आवाज़ आई। रायान साहब सुलेमान साहब को लेकर हवेली पहुंच चुके थे। गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो फारूक साहब ने सहारा देकर सुलेमान को बाहर निकाला। आज 10 सालों बाद हवेली को देखकर सुलेमान साहब को अपना बचपन, जवानी, सब कुछ एक पल में आंखों के सामने लहराता हुआ महसूस हुआ तो उनकी आंखें नम हो गई। सादिया बेगम यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, पर अब उनको अपना मूड ठीक करना पड़ा। चलें सुलेमान, रायान साहब ने आकर उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा। चलें। और फिर वो सब अंदर की जानिब बढ़ गए। जैसे ही दाखिली दरवाज़ा पार करने लगे आवाज़ें आईं। वेलकम चाचू, सब बच्चों ने ऊंची आवाज़ में कहा और आकर मिले। यहाँ पर दानियाल, अनाया और जवार के अलावा सब मौजूद थे। कैसे हैं चाचू आप? हैदर ने आगे बढ़कर गले लगते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मेरा बच्चा, मेरा जुगर का टुकड़ा, खुदा का शुक्र है तू वापस आ गया। दादी जान रोते हुए आई और सुलेमान साहब के गले लग गई। अम्मा, मैंने आपको बहुत याद किया
सुलेमान साहब भी रोने लगे। मेरे बच्चे तू ठीक तो है ना? जब से मुझे पता चला तू बीमार है मेरी तब से सांसें अटकी हुई हैं। दादी जान ने सुलेमान साहब के आंसू साफ करते हुए पूछा। मैंने अपनी माँ को देखा तो अब मैं ठीक हो गया, उन्होंने दादी के हाथ चूमते हुए कहा। सब बहुत इमोशनल हो गए थे। दादी जान चाचू की तबीयत ठीक नहीं तो इन्हें अंदर ड्राइंग रूम में ले चलें, मनाल ने आगे बढ़कर कहा। हाँ चलो, और सब लोग फिर ड्राइंग रूम में चले गए जहाँ पहले ही हमाद साहब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अब्बा जी, सुलेमान साहब ने आवाज़ दी तो हमाद साहब बिना उनकी तरफ देखे बिना कुछ कहे उठकर चले गए। सुलेमान साहब अफसुर्दा हो गए। अरे कोई बात नहीं, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे, तुम बैठो यहाँ पर। फारूक साहब ने उन्हें सोफे पर बिठाया। आहिस्ता आहिस्ता वो सबसे मिलने लगे, लेकिन उनकी नज़रें अपने बच्चों की तरफ ही थीं, जो कि अभी तक उनके नज़र के सामने नहीं आए थे। सब उनके साथ बातों में मसरूफ़ थे। हैदर, ये जवार भाई और अनाया कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मनाल ने आकर हैदर से पूछा, जो कि आमना के साथ खड़ा बातें कर रहा था। हाँ, पता नहीं कहाँ है, शायद बाहर गए हैं दोनों, मैं कॉल करके पता करता हूँ। हैदर ने मोबाइल निकालकर जवार को कॉल मिलाई, मगर किसी ने कॉल पिक नहीं की। मोटी, चल किचन में, मामा बुला रही हैं। हानि उन लोगों के पास आई और बिना किसी को देखे आमना की तरफ बढ़ी। यार मुझे नहीं जाना किचन में, मैंने अभी अभी शावर लिया है, आमना ने मिनमिनाते हुए कहा। उफ, तुझे बस खाना आता है, कभी कुछ काम भी कर लिया कर, हानि ने आमना का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। क्या है हानि, नहीं जाना चाहती तो मत फोर्स करो ना, तुम जाओ, तुम्हें बड़ा शौक है। हैदर ने हानि के हाथ को पकड़कर साइड पर करते हुए कहा। मुझे ना छूने की कोशिश मत करना तुम अपने इन हाथों से, अपनी महबूबा को ही छुआ करो। हानि ने ज़ोर से अपना हाथ हैदर के मजबूत हाथों से छुड़वाते हुए कहा और वहाँ से निकल गई। अरे इसे क्या हुआ? हैदर ने परेशानी से आमना की तरफ देखकर पूछा, क्योंकि आज तक हानि ने इस तरह की हरकत नहीं की थी। जब भी वो लड़ाई करती वो बाद में खुद ही एक दूसरे को मना लेते, लेकिन आज हैदर के छूने पर जिस तरह हानि ने रिएक्ट किया, हैदर को अजीब लगा। मिनाल, हानि और बाकी हवेली की खवातीन किचन में रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। दानियाल हादी के साथ लाउंज में दाखिल हुआ तो अंदर से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं, तो वो सोफ़ों की तरफ बढ़ गया। दानियाल, मेरे बेटे कैसे हो? सुलेमान साहब ने उठकर उसे गले से लगा लिया, मगर जैसी गर्म जोशी से उन्हें गले से लगाया था वैसी गर्म जोशी दानियाल की तरफ से नहीं दिखाई दी थी। मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हो? दानियाल ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। मैं अब तुम सब के साथ हूँ तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुलेमान साहब के हाथ दानियाल के हाथों में थे। दानियाल ने नोट किया कि उनके हाथ कांप रहे थे, तो उसने उन्हें दोबारा सोफे पर बिठा दिया। अच्छा डैड, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर वो अपनी आंखों में आए आंसू छुपाता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सुलेमान साहब पीछे से उसे अफसुर्दा निगाहों से देख रहे थे। जवार, जो कि अनाया से कुछ बात कर रहा था, मगर उसकी नज़र आसपास थी तो उसे कुछ अजीब सा लगा था। अंधेरा भी हो रहा था तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अनाया से बात करते करते उसे एकदम एक आदमी दिखाई दिया, जो कि अनाया के शोल्डर पर निशाना बांध रहा था। जवार ने अनाया को धक्का दिया। अनाया ज़मीन पर गिर गई और गोली सीधी जवार के शोल्डर पर लगी। जवार ने अपने बूट से बंदूक निकाली और मारने वाले पर निशाना बांध दिया, मगर तब तक वो भाग चुका था। जवार, गोली लगते ही अनाया ज़ोर से चीखी और उसकी तरफ बढ़ी। तब तक जवार नीचे बैठ चुका था। जवार, तुम ठीक तो हो ना? अनाया उसके करीब आकर बैठी और परेशानी से उसके बाजू से निकलने वाले खून को देखने लगी। हाँ मैं ठीक हूँ, गोली छू कर गुजर गई। जवार ने उसकी तरफ देखकर कहा, उठो और चलो हवेली। जवार खड़ा हो गया और अनाया को भी चलने का बोला। दोनों जीप के करीब आ गए तो अनाया ने जवार की जेब से चाबी निकाल ली और ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ी। मरा नहीं हूँ मैं, अभी गोली छू कर गुजरी है, गाड़ी चला सकता हूँ, दो चाबी। जवार उसकी हरकत पर चिढ़ गया। नहीं, अगर हवेली जाना है तो मैं ही लेकर चलूँगी, बैठो तुम्हारे बाजू पर गोली लगी है, अनाया ने जीप स्टार्ट करते हुए कहा। जवार जानता था कि उसके साथ बहस करने का मतलब खुद का सर दीवार में फोड़ना है, और वैसे भी उसे दर्द हो रहा था तो वो चुप करके बैठ गया। सड़क पर जीप भागी जा रही थी। जवार आंखें बंद किए बैठा हुआ था। क्या हुआ, दर्द ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के पास ले चलूं? अनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बड़ी फिक्र हो रही है मिसेज, क्या बात है? कल तक तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। जवार ने उसकी तरफ मुंह करके पूछा। शरारत उसकी आंखों से वाज़ेह थी। भलाई का तो ज़माना ही नहीं, मरो ऐसे ही दर्द में, मुझे क्या।
अनाया ने वापस अपना हाथ स्टीयरिंग पर रखकर स्पीड और तेज़ कर दी। जवार मुस्कुरा दिया और मुसलसल उसी को देखता रहा जब तक कि हवेली का दरवाज़ा ना आ गया। अनाया उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी मगर कुछ ना बोली। किसी को ना बताना, जो भी हुआ सब परेशान हो जाएंगे। तुम्हारे डैड आए हुए हैं, उनसे तमीज़ से बात करना, उनकी तबीयत पहले ही ख़राब है। जवार ने अपने ज़ख्म को छुपाने के लिए काली चादर खुद पर ले ली। अनाया की शर्ट पर खून के धब्बे थे तो जवार ने उसे अपनी ब्राउन जैकेट पहना दी ताकि वो किसी को पता ना चले। अनाया ने बिना चूं चरा करते जैकेट पहन ली और दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। अस्सलामुअलैकुम डैड, कैसे हैं? अनाया सुलेमान साहब के गले लग गई। जो भी था वो उसके वालिद थे। सुलेमान साहब को अनाया का खुद गले लगना इतना हैरान कर गया। मैं ठीक हूँ मेरी बेटी, आप कैसी हो? उन्होंने पूछा। वैसी ही जैसी आपने लंदन से निकाली थी। अनाया के ये अल्फाज सुलेमान साहब को हर्ट कर गए। जवार ने अनाया को घूरा। मतलब बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठें, खड़े क्यों हैं? अनाया ने जल्दी से बात घुमाई और मुस्कुरा के बोली, चाचू मुझसे नहीं मिलेंगे? जवार ने कहा। अरे क्यों नहीं? दोनों गले लग गए। अच्छा चाचू, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बातें करते हैं। इतना कहकर जवार ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरी बेटी मुझसे नहीं मिलोगी? सादिया बेगम ने अनाया का मूड अच्छा देखा तो सबको दिखाने के लिए उसके गले लग गई। मिसेस सुलेमान, मुझे आपसे मिलने का कोई शौक़ नहीं। मैं न सिर्फ अपनों से मिलती हूँ जिनसे खून का रिश्ता हो, सौतेलों से नहीं। और वैसे भी मैं आपका असल चेहरा बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप ये ड्रामे किसी और के सामने किया करें। अनाया ने उन्हें साइड पर करते हुए तंजिया अंदाज में कहा। एक्सक्यूज़ मी। सादिया बेगम अपनी इंसल्ट होते देखकर वहाँ से किचन की जानिब बढ़ गईं। पीछे ही जुनैरा बेगम भी चली गईं। ओके डैड, मैं डिनर पर आपसे मिलती हूँ। अनाया इतना बोलकर ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई।